मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शीतल ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 5th की सोशल साइंस, जिसका चैप्टर 1 है द ग्लोब अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो द ग्लोब अ मॉडल ऑफ द अर्थ, ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल होता है। इस चैप्टर का जो नाम है, इसका अर्थ है कि पृथ्वी का एक मॉडल। ठीक है, ग्लोब हमारा क्या है, एक पृथ्वी का मॉडल है, जिससे हमें पता चलता है हमारी पृथ्वी फ्लैट है कि गोल है या कैसी है। ठीक है, तो बहुत सारे पुराने लोग जो थे ना, वो ये सोचते थे कि उनकी जो पृथ्वी है वो फ्लैट है एकदम, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें पता चलेगा चैप्टर में कि हमारी पृथ्वी आखिर है कैसी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम परिचय देखेंगे, मतलब कि जो लीड हैं, जिन्होंने इसको लीड किया, उनके बारे में जानेंगे, जो इस चैप्टर के बारे में बता रहे हैं। तो हमारे चैप्टर में फर्डिनेंड मैगलन एक वॉज अ पोर्टुगीज सेलर हु सेट आउट ऑन अ जर्नी फ्रॉम स्पेन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड। एक हमारे फर्डिनेंड मैगलन एक पुर्तगाली नाविक थे, जिन्होंने स्पेन से विश्व का चक्कर लगाने के लिए समुद्री यात्रा शुरू की थी। थॉट मैगलन डेड ऑन द वे, और अचानक से ही मैगलन का क्या हो गया, वहाँ पर देहांत हो गया, वो वहाँ पे मर गए। हिज शिप एंड क्रू कंटिन्यूड द वॉयज। दे sailed in a single direction and after 3 years came back to the place from where they had started. अब जब वे ख़त्म हो गए, मर गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो क्या हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके जो जहाज़ और चालक दल के जो जहाज़ को चलाने वाले थे, चालक थे दल ने यात्रा जारी रखी। उन्होंने यात्रा को ख़त्म नहीं किया। वे एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहे और 3 साल बाद उसी स्थान पर लौट आए जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। जब वो फर्डिनेंड मैगलन मर गए, फिर भी उनके जो जहाज़ को चलाने वाले चालक थे, उन्होंने यात्रा रोकी नहीं और अपने वो उसी सीधे रास्ते पे चलते चले गए, एक ही दिशा में बढ़ते चले गए। 3 साल बाद वह उसी स्थान पर लौट आए जहाँ से यात्रा उन्होंने शुरू की थी। यात्रा मतलब सफ़र, अपना जर्नी स्टार्ट की थी। ठीक है, वाई डू यू थिंक दे कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि वे उसी जगह पर वापस क्यों लौट सकते हैं। चलिए ये भी देखते हैं। अब इसमें हिंट दिया है द शेप ऑफ द अर्थ, संकेत दे रहे हैं कि पृथ्वी का आकार जो है वो कैसा है, उसके बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा है लर्निंग आउटकम्स, हम पढ़ेंगे या क्या सीखने को हमें मिलेगा, उससे क्या परिणाम है, ये हमें बता रहे हैं, सीखने के परिणाम। हम इस चैप्टर को जब पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, पढ़ने को मिलती हैं और अच्छा लगता है। बाय द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल बी एबल टू, इस अध्याय के अंत तक आप निम्न कार्य करने में सक्षम हो जाएंगे। एक्सप्लेन हाउ अ ग्लोब सर्व्स एज अ मॉडल ऑफ द अर्थ, समझाइए कि ग्लोब पृथ्वी के मॉडल के रूप में कैसे कार्य करता है। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर लिस्ट देयर मेन फीचर्स एंड डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू। अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जो संख्या की व्याख्या है, रेखाओं की जो व्याख्या है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की व्याख्या करें, उनकी मुख्य विशेषताओं को सूचीबद्ध करें और दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट करें, मतलब उनके बीच का जो अंतर है वो बताएं, ऐसा वो कह रहे हैं। लोकेट प्लेस ऑन द ग्लोब यूजिंग द ग्लोब ग्रिड, वैश्विक ग्रिड का उपयोग करके दुनिया भर के स्थानों का पता लगाएं, ऐसा इस चैप्टर में हमें सीखने को मिलेगा।
कि हमने अपने चैप्टर में इसमें जो भी हैं वो लैंगिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सारा जो लैटिट्यूड वगैरह है, ये सारे के बारे में हम जानेंगे। ग्रिड क्या होती है, ग्लोब क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को अपने। The earth as we know is huge. Early travelers and explorers found it difficult to find their way across the earth with just the sun, moon and stars to guide them. ठीक है, तो जो हमारा ग्लोब है उसके बारे में कह रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी विशाल है, शुरुआती यात्रियों और खोजकर्ताओं को सूर्य, चंद्रमा और तारों के सहारे पृथ्वी पर अपना रास्ता खोजना मुश्किल लगता था। ठीक है, पहले उनको सब चीज़ें ये मुश्किल लगती थी कि कैसे अपना रास्ता हम खोजें, मतलब सर्च करें। ठीक है, दे फेल्ट द नीड फॉर टूल्स that would help them locate place. Accordingly, two important tools developed for this purpose are globes and maps. We have already learned about map. In this lesson we will learn about globes. ठीक है, तो उनको मुश्किल लगता था अपना पृथ्वी पर रास्ता खोजना, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्हें ऐसे उपकरणों की आवश्यकता महसूस हुई जो उन्हें स्थानों को सटीक पता लगाने में मदद करें। इस उद्देश्य के लिए विकसित किए गए दो महत्वपूर्ण उपकरण ग्लोब और मानचित्र हैं। हम मानचित्रों के बारे में पहले ही सीख चुके हैं, इस पाठ में हम ग्लोब के बारे में सीखेंगे। ठीक है, मैप क्या होता है हम सभी बच्चों को पता है। ठीक है, तो अभी मैप के बारे में नहीं, इस चैप्टर में ग्लोब के बारे में पढ़ा जाएगा कि ग्लोब क्या होता है। मैप आप जानते हैं, इस तरह से मैप हमारा आता है बना हुआ। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, आपको शो हो रहा होगा वीडियो में। तो मैप हमारा आपने देखा है, मैप में आपको पता है कहाँ पर हमारे इंडिया है, कहाँ क्या है, सारी चीज़ें। अब ग्लोब में देखते हैं कि ग्लोब क्या होता है और कैसा होता है। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ग्लोब इस तरह से कुछ हमारा सर्कल में, एक सर्कल की शेप होती है, उसके अंदर हमारा सारा एक छोटा सा मतलब ये एक हमें आइडिया देने के लिए ग्लोब बना हुआ है। इसमें सारी चीज़ें बता रखी हैं कि कैसा होता है ग्लोब, पृथ्वी हमारी कैसी होती है, ग्लोब कैसा होता है, सारा कुछ डिटेल दी है। ठीक है, globes. A globe is a small model of the earth. It show us the shape and location of the continent, contains countries, ocean and seas as they are on the surface of the earth in a smaller size. Like the earth, a globe turns around a line passing through its center. ठीक है, तो ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा मॉडल है। यह हमें महाद्वीपों, देशों, महासागरों और समुद्रों की आकृति और स्थिति को पृथ्वी की सतह पर उनकी वास्तविक स्थिति के अनुसार छोटे आकार में दिखाता है। पृथ्वी की तरह ग्लोब भी अपने केंद्र से गुजरने वाली एक रेखा के चारों ओर घूमता है। ठीक है, अ ग्लोब टर्न्स अराउंड अ लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस। पृथ्वी की तरह ग्लोब भी अपने केंद्र से गुजरने वाली एक रेखा के चारों ओर घूमता है। इस रेखा को अक्ष कहते हैं। ठीक है, द axis is not straight, it is tilted just like the Earth's axis at an angle of 23.1/2 degree from the vertical. अक्ष सीधा नहीं होता है, यह पृथ्वी के अक्ष की तरह ही ऊर्ध्वाधर से
23 डिग्री 15 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होता है। ठीक है, आप अच्छे से इस वीडियो में ग्लोब को देख पा रहे हैं। ये हमारा ग्लोब कुछ इस तरह से दिखाई देता है और ये बताया है कि झुकी हुई धुरी और ध्रुव, ये झुका हुआ है। देखो हल्का सा टिल्टेड है, ये यहाँ से इधर को टिल्ट हो रहा है और ये ऐसे इधर को टिल्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये घूमा हुआ है। ठीक है ना, झुकी हुई धुरी और ध्रुव। द टिल्टेड एक्सिस द एंड द पोल्स। ठीक है, इसके जो पोल्स हैं वो ऐसे सीधे नहीं है, इस तरह से टिल्ट है, मतलब घूमे हुए हैं, झुकी हुई है। ठीक है, तो ऊपर दिया है टिल्टेड एक्सिस, जो कि ये इस लाइन को हम बोलते हैं। ऊपर का पार्ट होता है नॉर्थ पोल और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हम साउथ पोल। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स क्या होते हैं, इनके बारे में समझेंगे अब। The two ends points of the axis of rotation are called of the poles. जो हमारे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है वो घूर्णन अक्ष के दो अंतिम बिंदुओं को ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, ध्रुव कहा जाता है। The one at the top is known as the North Pole and the one at the bottom is known as the South Pole. ठीक है, तो ध्रुव कहा जाता है जिनमें से ऊपरी बिंदु को हम उत्तरी ध्रुव और निचले बिंदु को हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल को हम हिंदी में जो है उत्तरी ध्रुव कहते हैं और साउथ पोल को हम हिंदी में दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? कहीं भी किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? अगर कुछ हो कि समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। द नॉर्थर्न एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर। अब ये क्या होता है, ये क्या नई चीज़ है इसमें, तो ये भी समझाते हैं। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। द नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। अब इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये क्या होता है। ठीक है, मिडवे बिटवीन द पोल्स इज एन इमेजिनरी line circling the globe. It is called the equator. It divides a globe into two halves called the hemisphere. ठीक है, ध्रुवों के ठीक बीच में एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी का चक्कर लगाती है। इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है जिन्हें गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, जिनको हम गोलार्ध कहते हैं, हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर इज द साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, जिन्हें गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध होता है। अब देखिए, ये जो नॉर्थ पोल था इसको हमने बोला था उत्तरी। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है और जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर है। ये हमारा इक्वेटर है जिसने इस दोनों को डिवाइड कर दिया, दो भागों में बांट दिया है। ठीक है, द इक्वेटर एंड द हेमिस्फीयर। ये एक पिक्चर आपको सामने दी हुई है जिसकी सहायता से आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमें देखो बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। देखिए, डू एंड लर्न लोकेटिंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ द ग्लोब। अब हमारा इसमें बोला है कि करके सीखते हैं कि पृथ्वी घूर्णन हमारा अक्ष का पता कैसे लगाते हैं। जो पृथ्वी पे वो घूमता है, पृथ्वी हमारी घूमती है, उसमें अक्ष का पता कैसे लगाते हैं इसके बारे में जानते हैं। टू लोकेट द एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ अ ग्लोब
rotate the globe and observe the movement to different points on it, which are the 2 points that do not move. These are the two poles. The line joining them, passing through the center of the globe, is the axis of rotation of the globe. किसी ग्लोब के घूर्णन अक्ष का पता लगाने के लिए ग्लोब को घुमाया और उस पर स्थिति विभिन्न बिंदुओं की गति का अवलोकन करें। वे कौन से दो बिंदु हैं जो स्थिर रहते हैं? ये दो ध्रुव हैं। ग्लोब के केंद्र से होकर गुजरने वाली इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ही ग्लोब का घूर्णन अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरह से इसमें पिक्चर दी गई है। इसके बारे में इसके हेल्प से हम समझेंगे कि ये जो ग्लोब है ये कैसे घूमता है। लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द ग्लोब, हम कैसे प्लेस पता कर सकते हैं, अपने कैसे लोकेशन देख सकते हैं ग्लोब पर। तो ये एक छोटा सा उन्होंने पिक्चर के द्वारा समझाया है। लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द ग्लोब, ग्लोब पर स्थानों का पता कैसे लगाया जाता है ये सीखते हैं। डू एंड लर्न यूजिंग ग्रिड। अब जो ग्रिड होती है उसको हम उपयोग करके ही सीखा जाता है। ग्रिडिंग का उपयोग कैसे करते हैं इस पिक्चर में बता रहे हैं। दिस पिक्चर शोज द position of student in a classroom. If you had to indicate the exact location of the girl in red, which of the two picture would help you do so more actually? Why do you say so? Tell your teacher. अब देखो यहाँ पे इस तरह से पिक्चर दी है। अब ये जो रेड कलर में स्टूडेंट है ये क्या कर रहा है, कहाँ पर है, इसकी दिशा कहाँ पर है, ये कैसे पता चलेगी? तो इन्होंने पास में ही एक और पिक्चर इस तरह से बनाई है जहाँ पे बताया है कि हमारे जो सारे स्टूडेंट हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, किस बिंदु पर हैं। ठीक है, तो ये ब्लू वाली जो स्टूडेंट है वो देखिए 3 नंबर, इधर से 3 नंबर की लाइन है उस पर है और जो कि आ रही है ए पर। ठीक है ना। अब ग्रीन वाली जो सेकंड नंबर की लाइन है, ठीक है, नीचे से सेकंड नंबर की जो लाइन है उस पर 2 स्टूडेंट हैं येलो टी शर्ट में और ग्रीन टी शर्ट में, तो वो आ रहे हैं ब्लू पर, ब्लू लाइन पर, सॉरी बी पर आ रहे हैं। ठीक है, एंड जो रेड पूछ रहा है कि रेड हमारा किस पर है, तो वो नंबर 1 वाली लाइन में लास्ट में डी पर है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन डी है। तो क्लियर हो रहा होगा आपको कि ये जो ग्रिड है इसमें इन्होंने कैसे इसको समझाया है आसानी से, जो कि हम आपको समझा पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द एक्टिविटी अ ग्रिड, अ नेटवर्क ऑफ इंटरेस्टिंग लाइन्स वॉज ड्रो over the second picture, and this grid helped us to give the exact location of the student. In the same way, two located places on the globe, two sets of imaginary line called lines of latitude and lines of longitude are drawn across a globe. Lines of latitude and longitude are marked in degrees and minutes. 60 minutes equal 1 degrees, 60 is equal to 1 degree. ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि इस गतिविधि में जो दिखाया हुआ है दूसरी तस्वीर पर ये एक ग्रिड है जो आपस में मिलती रेखाओं का जाल है। देखिए ये आपस में मिल रही हैं, तो ये आपस में मिलती हुई रेखाओं का जाल है, इसको ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, ग्रिड का जाल बनाया गया है और इस ग्रिड की मदद से छात्र की सटीक स्थिति का पता लगाया जाता है कि वो कहाँ पर है। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन उसकी पता चलती है कि वे कहाँ पर है। इसी तरह ग्लोब पर स्थानों का पता लगाने के लिए अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं नामक 2 काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को डिग्री
में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो 60 मिनट इक्वल 1 डिग्री। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं कि 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर होते हैं। अब दिया है लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड हमारे जो अक्षांश रेखाएं हैं उसके बारे में कह रहे हैं। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर इमेजिनरी लाइंस दैट रन पैरेलल टू द इक्वेटर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जो भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व पश्चिम दिशा में चलती हैं। ठीक है ना, पूर्व पश्चिम दिशा में चलती हैं। ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं जो काल्पनिक हैं। ठीक है, हाँ, तो हम पढ़ेंगे अब फीचर्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के जो फीचर्स हैं वो क्या हैं, अक्षांश की विशेषताएं। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड रन पैरेलल टू ईच अदर एंड आर देयरफॉर आल्सो नोन एज पैरेलल्स। ठीक है, जो हमारे अक्षांश की विशेषताएं हैं वो ये हैं कि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, इसलिए इन्हें समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। ठीक है, पैरेलल एक दूसरे के समान मतलब एक जैसी ही चलती हैं। देखिए, सीधी ही है, टेढ़ी मेढ़ी कोई रेखा नहीं है, तो इसको बोलते हैं समांतर चलती हैं, एक जैसी। ठीक है, अब दिया है सेकंड कि द इक्वेटर इज द लाइन ऑफ डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस टेल अस हाउ फार नॉर्थ द साउथ a place is from the equator. For example, a place with a latitude of 45 degree north is located in the northern hemisphere, midway between the equator and the north pole. ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भूमध्य रेखा शून्य अक्षांश रेखा है। किसी स्थान का अक्षांश हमें बताता है कि वह स्थान भूमध्य रेखा से कितना उत्तर या दक्षिण में स्थित है। उदाहरणों के लिए 45 डिग्री उत्तर में उत्तर अक्षांश वाला स्थान उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव के मध्य में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं। अ प्लेस विद द लैटिट्यूड ऑफ 60 डिग्री नॉर्थ इज फर्दर नॉर्थ, द नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो 60 डिग्री उत्तर अक्षांश वाला स्थान है इससे अधिक उत्तर में है, मतलब 60 उत्तर में है, 60 से ज़्यादा जो है उत्तरी, उससे अधिक जो है इससे अधिक उत्तर में है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर में है और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण में है। अक्षांश रेखाएं लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, मतलब बराबर रेखाओं में है, बराबर डिस्टेंस है। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित हैं, कोई भी छोटी बड़ी नहीं है। ऑल ऑफ देम फ्रॉम कंप्लीट सर्कल एक्सपेक्ट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स विच आर पॉइंट्स। ठीक है, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को छोड़कर जो बिंदु हैं वे बाकी सभी पूर्णवर्त बनाते हैं। द पैरेलल डिक्रीज इन लेंथ एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। हमारे जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर समानांतर रेखाओं की लंबाई कम हो जाती है। ठीक है, देयर आर 180 डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड ऑल टुगेदर, 90 डिग्रीज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड 90 डिग्रीज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर।
ठीक है। तो अक्षांश की कुल लंबाई जो है वो 180 डिग्री होती है। उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 डिग्री होती है। ठीक है। इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, जो हमारा अक्षांश की महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, अब उसके बारे में समझेंगे। अदर देन द इक्वेटर and the poles, there are 4 other important parallels. These are the Tropic of Cancer at 23 degree north, and the Arctic Circle at the 66 degree north, the Tropic of Capricorn at 23 degree south, and the Antarctic Circle at 66 degree साउथ में। ठीक है। भूमध्य रेखा और ध्रुवों के अलावा 4 अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। ये हैं कर्क रेखा जो कि 23 डिग्री उत्तर, और आर्कटिक वृत्त जो होता है वो 66 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है, उत्तर में होता है। मकर रेखा 23 डिग्री 1/2 नॉर्थ में, ये भी उत्तर में होती है। और अंटार्कटिक वृत्त जो होता है वो 66 डिग्री दक्षिण में होता है। ठीक है। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। Lines of longitude are imaginary lines that run vertically from the North Pole to the South Pole. अब ये कह रहा है कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो क्या होती हैं। अभी हमने पढ़ा है अक्षांश रेखाएं, अब देशांत रेखाएं के बारे में, देशांतर रेखाओं के बारे में ये बता रहा है। Lines of longitude are imaginary lines that run vertically from the North Pole of the South Pole. देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक लंबवत रूप में चलती हैं। ठीक है। फीचर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब फीचर्स क्या हैं लॉन्गिट्यूड के, ये पढ़ लेते हैं। ठीक है। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ऑल्सो नॉन एज meridians. The longitude running through Greenwich near London is marked 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री. It is called the prime meridian. जो हमारा देशांतर रेखाओं को मध्याह्न रेखाएं भी कहा जाता है। जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं उनको हम मध्याह्न रेखाएं भी कहते हैं। लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा को 0 डिग्री से चिन्हित किया जाता है। इसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। ठीक है। प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। नंबर 1, द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस टेल अस हाउ फार ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन द प्लेस इज लोकेटेड। ठीक है। किसी स्थान का देशांतर हमें बताता है कि वह स्थान प्रधान मध्याह्न रेखा से कितनी दूर पूर्व या पश्चिम में स्थित है। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर सेमी सर्कल्स दैट रन फ्रॉम वन पोल टू द अदर पोल इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब ये बोल रहे हैं कि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक उत्तर दक्षिण दिशा में चलती हैं। ठीक है। दे आर स्पेस फॉर farthest apart at the equator and come together at the poles. ठीक है। भूमध्य रेखा पर वे सबसे अधिक दूरी पर स्थित होते हैं और ध्रुवों पर एक साथ मिलते हैं। ठीक है। There are 360 degrees of longitude, 180 degrees of longitude east of the prime meridian and 180 degrees of longitude west of the prime meridian. ठीक है। तो देशांतर रेखा जो होती है, देशांतर के 360 डिग्री होते हैं प्रधान
मध्याह्न रेखा के पूर्व में 180 डिग्री देशांतर और प्रधान मध्याह्न रेखा के पश्चिम में 180 डिग्री देशांतर होते हैं। ठीक है। इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये हमारा लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया गया है। जो हमारे लॉन्गिट्यूड होती हैं इस तरह से होती हैं, और ये हमें बताया गया है लैटिट्यूड के बारे में, जो हमारी लैटिट्यूड की रेखाएं होती हैं। तो ये इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है द 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस मीट एंड फ्रॉम अ सिंगल लाइन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द प्राइम मेरिडियन। इट इज़ कॉल्ड द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड और द इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 180 डिग्री पूर्व और 180 पश्चिम देशांतर रेखाएं प्रधान देशांतर रेखा के विपरीत दिशा में मिलती हैं, मतलब अपोजिट दिशा में मिलती हैं, एक सीधी रेखा बनाती हैं। इसे 180 डिग्री देशांतर या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब ये देखते हैं कि देशांतर और अक्षांश रेखाएं पढ़ना सीखें। कैसे पढ़ना सीखते हैं इसके बारे में देखते हैं। डू एंड लर्निंग टू रीड लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। स्टडी अ मैप ऑफ इंडिया इन योर आर्ट एटलस एंड फाइंड आउट। नंबर 1, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ 2 लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड बिटवीन विच India lies? Name 2 cities that lie near the Tropic of Cancer। ठीक है। तो ये कह रहा है कि अपने एटलस में भारत का नक्शा देखें और पता लगाएं कि भारत जिन 2 देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है उनके मान क्या हैं। कर्क रेखा के निकट स्थित 2 शहरों के नाम बताइए। निकट मतलब पास में। ठीक है। द ग्लोबल ग्रिड। अब द ग्लोबल ग्रिड हमारा जो टॉपिक है वो देखो छोटा सा ही है, वो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको क्या होता है ग्लोबल ग्रिड। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। द पैरेलल एंड मेरिडियंस कट ईच अदर एट राइट एंगल्स टू फॉर्म a grid on the globe. This is known as the global grid. If we know the longitude and latitude of a place, we can locate it actually on the global grid. अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। देखो समकोण पर काटती हैं, इधर से ऐसे आ रही हैं और ये ऐसे जा रही हैं। ठीक है ना, तो सब जो है एक समकोण पर काटती हैं जिससे ग्लोब पर एक ग्रिड बनता है, एक जाल बन जाता है। इस तरह से ग्रिड को हम कहते हैं जाल बन जाना। ठीक है, इसे वैश्विक ग्रिड कहा जाता है यदि हमें किसी स्थान का देशांतर और अक्षांश ज्ञात हो तो हम उसे वैश्विक ग्रिड पर सटीक मतलब सही रूप से चिन्हित कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्रिड है। जो ये जाल इसमें आपको लाइंस का दिख रहा है इसको ग्रिड कहते हैं। और ये ऊपर वाला पार्ट हमारा नॉर्थ पोल और नीचे वाला पार्ट हमारा साउथ पोल कहलाता है। एंड जो इक्वेटर हमारी ये है, इक्वेटर से जो ऊपर का पार्ट है वो हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर है और नीचे वाला पार्ट हमारा ऊपर वाला पार्ट हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है और नीचे वाला पार्ट हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा आई होप। मैं आशा करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मेरी वीडियो को शेयर करें। मेरे चैनल को जो नए देख रहे हैं, नए लोग आए हैं चैनल पे, वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुझे अच्छा लगता है, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप लोगों का प्यार मिलता है तो मुझे वीडियो बनाने में उत्साह होता है और मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।